नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज़ में। हमारा मेगा पॉलिटिकल शो आज पहुंचा है रेवाड़ी। और रेवाड़ी में कितना विकास हुआ ये समझने के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वंदना पोपली, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, काफ़ी सक्रिय रही हैं रेवाड़ी में। बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेनू, और आपका और आपकी टीम का रेवाड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है कि अगर आप पहले रेवाड़ी आई होंगी तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरा रेवाड़ी पिछले 10 साल में बदल चुका है। और मैं ये भी मानती हूँ कि जो पीढ़ियों के मुद्दे हैं वो मेरी पार्टी ने ख़त्म किए हैं। एक समय ऐसा था कि माना जाता था कि रेवाड़ी जो है एक कस्बा है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन आज चारों तरफ अगर आप देखेंगे, क्योंकि अभी हम साथ चलेंगे तो आप उसको देखेंगे भी सही कि डेवलपमेंट जो है वो अपने आप से बता रही है कि कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे विकास हुआ है। चाहे हाईवेज़ की बात हो, चाहे फ्लाईओवर्स की बात हो, चाहे अभी हम PWD रेस्ट हाउस में खड़े हैं, ये भी हमारी सरकार के समय में बनाया गया है। तो हर एक एरिया में जो विकास है, कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों, वो सब यहाँ पर डेवलप हुए हैं। एक समय में हम लगता था कि रेवाड़ी पता नहीं कब डेवलप होगा, कब हम देख पाएंगे, कि गुड़गांव को देखते थे, दिल्ली को देखते थे, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ, हम उस डायरेक्शन में बढ़ चुके हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं गुड़गांव को कॉम्पीट करने वाले हैं हम लोग। चलिए, तो विकास का बखान सत्ता पक्ष की तरफ से किया ही जाता है, बाकी पब्लिक बताएगी चुनावों में कि विकास कितना हुआ। लेकिन उससे पहले आप सवारी कीजिए हमारे एक्सप्रेस का। वंदना जी, बहुत स्वागत है, आइए। चलिए वंदना जी, बहुत स्वागत है एक्सप्रेस में आपका। चलिए सवारी करते हैं एक्सप्रेस की, चलिए चलिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। एक्सप्रेस की सवारी कर रही है आज बीजेपी की प्रवक्ता वंदना पोपली। हम मौजूद है रेवाड़ी में। वंदना जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता से जो वायदे किए गए थे चुनाव के समय में, वो वायदे कितने पूरे हुए हैं, कितने अधूरे हैं, किन पर काम चल रहा है और किन पर काम शुरू भी नहीं किया गया। वंदना जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। रेवाड़ी की जनता ने विकास की बात कही थी, विकास की मांग की थी। खुद आप कितनी संतुष्ट है रेवाड़ी के विकास से? देखिए, जहाँ तक अगर रेवाड़ी के विकास की बात करें तो मैं कंपैरिजन करना चाहूँगी कांग्रेस के तकरीबन 33-34 साल से। हमारी सरकार जो है पिछले 10 साल से है, जिसमें 5 साल हमारे विधायक थे और अभी फिर से रेवाड़ी में चिरंजीव हैं, अगर मैं सिर्फ रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं। और बावल में पिछले 10 साल से हमारे ही विधायक हैं और कोसली में भी 10 साल से हमारे ही विधायक हैं। तो बावल और कोसली में तो लगातार पंख लगे हुए हैं, रेवाड़ी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। और मैं ये मानती हूँ कि मैं अपनी पार्टी को तो 100 में से 100 अंक दूंगी कि जिस प्रकार से जो स्पीड हमने सोची नहीं थी, उस स्पीड से भी आगे बढ़कर काम किए गए हैं। बीते दिनों की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा साहब आए थे, तो वो कह रहे थे कि सिर्फ घोषणाएं करने वाली ये सरकार है, इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा है एम्स का। चूँकि वो ये भी कह रहे थे कि एक अहिरवाल रेजिमेंट तक नहीं बनवा पा रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ से बड़े नामी चेहरे हैं बीजेपी के, तो लाइकनेस कहाँ है? एम्स की अगर ये घोषणा की बात करें तो हम सभी को मालूम है कि वो टेक्निकल इशू था, वो ज़मीन को लेकर कई मुद्दे थे, उसको हमने सॉर्ट आउट किया है और अब हम उस डायरेक्शन में हैं कि अब सीधा उसका इनॉग्रेशन होना है और काम शुरू होना है। ये पूरी रेवाड़ी की जनता भी समझ रही है और हरियाणा की भी जनता समझ रही है कि जब टेक्निकल इशू आ जाएगा तो उसमें डिले तो हो सकता है, लेकिन ये है कि जो एक बार प्रॉमिस कर दिया तो उसको हम कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने की बात ज़रूर करते ही करते। उम्मीद करते हैं कि चुनाव से पहले ये जो घोषणाएं की गई हैं पूरी हो जाएगी, कम से कम एक अदद एम्स तो मिल ही जाए। जी बिल्कुल, एम्स मिलने जा रहा है और उसका इनॉग्रेशन भी जल्दी होगा। और घोषणाओं की जहाँ तक बात है तो मेरे पास एक बहुत अच्छा डेटा भी है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने जितनी घोषणाएं रेवाड़ी को लेकर की थी उसमें से तकरीबन 80 से 85% जो घोषणाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं या वो ऑन द वे हैं। लेकिन टेक्निकल रीज़न से कई बार कुछ एक घोषणाएं जो हैं वो नहीं हो पूरी पाती, तो वो बात अलग है। अदरवाइज़ जो सारी घोषणाएं हैं उन पर काम चल रहा है या काम पूरा हो चुका है। रेवाड़ी में जो ग्रामीण इलाके हैं, बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। वंदना जी, अब पावर कट का समय भी आ रहा है। हालांकि आप कहेंगे कि हमारी सरकार में पावर कट नहीं लगते, लेकिन हकीकत यही है कि हर रोज़ हमारे पास इस तरह की खबरें आती हैं। किसान परेशान हो जाते हैं, सिंचाई का समय है, आपको पता है कि जब तक मानसून नहीं आता है किसान परेशान रहते हैं। आने वाले समय में अब मई से, आप यूँ कहें कि अप्रैल से ही गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है। इस समस्या से कैसे निपटेंगे? देखिए, जहाँ तक बिजली की बात है, मुझे मालूम है 24 घंटे बिजली देने वाले हम सबसे पहले
बने उससे पहले तो मुझे मालूम है, याद करती हूँ मैं कांग्रेस का समय, जब गर्मियाँ होती थी तो पूरी पूरी रात हम बाहर बैठकर इंतजार करते लेकिन थे, हालात में इन्वर्टर भी बोल जाते थे। बहुत बदलाव अभी भी नहीं है नहीं, वंदना जी। मैं अगर बहुत आप ज्यादा आप सुधार लोगों की से भी बात अभी बात भी नहीं। करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे, और मेरा खुद का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी है कि इन्वर्टर की बिक्री बंद हो गई है, क्योंकि पता है लाइट अगर जाएगी तो कोई टेक्निकल रीजन हो जाए तो बात अलग है, शहरी इलाकों में कट ठीक नहीं है, लगते। कनेक्टिविटी की आप बात कर रही हैं, ग्रामीण इलाकों में देखिए, गांव में बिजली पहुंचाने का काम जो है, मुझे लगता है कि वो इतने बड़े स्तर पर हुआ है। इंडिपेंडेंस के बाद ऐसे कितने सारे गांव थे जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी, मैं पूरे भारत की बात कर रही हूँ, और वहाँ पर बिजली को पहुँचाना और उसके बाद 24 घंटे तक बिजली देना, वो मेरी सरकार का उद्देश्य रहा है, और हम, मुझे लगता है कि हम 90% तक उस उद्देश्य पे पूरे हुए हैं। कोई टेक्निकल कारण से कट हो जाए तो अदरवाइज बात, लेकिन वैसे कट नहीं लगाए जाते। वंदा पोपली जनसंपर्क करती होंगी, वंदा पोपली जनता के बीच रहती हैं, जनता की कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर अभी काम होना बाकी है, आप व्यक्तिगत तौर पर महसूस करती हैं कि ये काम अभी बाकी है और ये होना चाहिए? देखिए, स्काई इज़ अनलिमिटेड। हम जितना काम करेंगे उसके बाद हमें कोई ना कोई ज़रूरत लगती ही रहेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, मेरा पानी मेरी विरासत, मैं, क्योंकि हम रेवाड़ी में हैं, राजस्थान से टच होता हुआ हमारा एरिया है, तो राजस्थान से टच होने की वजह से यहाँ पर पानी कंपैरेटिवली कम है। जैसे हमारा कोल ब्लॉक था, वो डार्क जोन में चला गया था, उसको रिवाइव करना, उसको वापस लेकर आए, और कोशिश की जा रही है कि वापस श्री अन्न की अगर हम बात करें, मोटे अनाजों पर हम फोकस करें और उनको ज़्यादा उगाएं राइस की बजाय, ताकि पानी कम लगे। और ये सब चीज़ें जो करना है वो फ्यूचर की सोच को दर्शाता है। तो मुझे लगता है कि जो सोच हमारी पार्टी की है, वो ऐसी सोच आज तक मैंने किसी सरकार की नहीं देखी, ऐसी किसी प्रधानमंत्री की नहीं देखी, ऐसी किसी मुख्यमंत्री की नहीं देखी। सोच की बात कर ली आपने, विजन की बात कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर गिनवा दिए। वंदना जी, खड़े खड़े यहाँ तो पुल गिर जाता है गाड़ियों पर। रेवाड़ी में तो जी, पिछले दिनों ये हादसा हुआ था। अगर हम कमोबेश आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में और कितने ज़्यादा चेंजेस चाहिए? पुल गिर जाते हैं, लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए क्या उपाय? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि ये लगातार की प्रक्रिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारे सांसद राव इंद्रजीत हैं, उन्होंने गडकरी जी से लगातार मिलकर सराउंडेड एरिया में इतने बढ़िया हाईवेज बने हैं। अभी आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि लगेगा ही नहीं कि हम इंडिया के हाईवे पे चल रहे हैं, वो इंडिया के बाहर के हाईवे लगते हैं, इतने अच्छे से डेवलप्ड एरिया हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं ये मानती हूँ कि लगातार ज़रूरत है। अभी यहाँ पर एक बाईपास बन रहा है, क्योंकि नारनौल से और महेंद्रगढ़ से जो माइनिंग एरिया है, वहाँ से डंपर भर के आया करते थे और वो रेवाड़ी से ही निकलते थे। अब रेवाड़ी से निकलने में क्या है, एक तो वो कंजस्ट हो जाता था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, साथ में सड़कें भी टूटती थी हमारे नॉर्मल यूज़ में, क्योंकि उनका वज़न ज़्यादा हैवी होता है। तो वो बाईपास बनाने से क्या होगा, सीधा व्हीकल वहीं पर निकल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे उद्योगपति हैं, आसपास बावल क्षेत्र है, हमारा उद्योगपति है, धारवेड़ा है, गुड़गांव में लोग जो जाते हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनकी बसें सीधा सीधा बाहर निकल जाएंगी, उनको ट्रैफिक में नहीं अटकना पड़ेगा। हमें भी कंफर्टेबली, जो शहर के अंदर के लोग हैं, उनको सही लगेगा कि हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगातार बन रहा है, उसमें कहीं पर रोक नहीं है, और आने वाले टाइम में भी उसमें अभी फुट ओवर ब्रिज बना है, जो हमारा ट्रामा सेंटर है और सिविल हॉस्पिटल है, उसके बीच में कुछ ऐसा फुट ओवर ब्रिज नहीं बना हुआ था। तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि अगर स्ट्रेचर में मरीज को लेकर जाना है, सिविल हॉस्पिटल लेकर ट्रामा सेंटर लेकर जाना है, तो सड़क क्रॉस करनी पड़ती थी। अब वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज बन गया। एक मैंने आपको कहा ना, हमने पीढ़ियों के मुद्दे हल किए। हमारा अंडरपास था, हमारी आधी आबादी हमारे शहर की वो थी रेलवे लाइन के पार, और आधी आबादी इधर थी। तो फाटक, वो डबल फाटक है, और डबल फाटक में कोई ना कोई ट्रेन आए रहती थी और वहीं पर ब्लॉक हो जाते थे, वो इधर नहीं आ सकते थे। अगर उनको किसी को हॉस्पिटल में आना है तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब वहाँ पर अंडरपास बनवाकर वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई है। तो समय के साथ साथ जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चीज़ें आनी चाहिए वो लगातार कर रहे हैं, और आने वाले समय में और भी करेंगे। सहकारिता बड़ा क्षेत्र है, आपको पता है कि मंत्री जी ने तमाम तरह की जिम्मेदारियां उठाई हैं। गन्ना किसानों की कई बार बड़ी मुश्किलें होती हैं, उनको राहत देने के लिए क्या क्या उपाय किए गए? देखिए, गन्ना किसानों को लेकर
जब मेरी मंत्री जी से बात हुई तो उन्होंने भी डिटेल बताई और मुझे भी पता है कि जितनी भी हमारी सरकारी मिलें हैं उसमें 1 रुपया भी बकाया नहीं है गन्ना किसानों को। उसके अलावा क्योंकि लंबे समय तक हमारा जो रेट है वो हाईएस्ट भी रहा, अभी भी उसको रिसेंटली बढ़ाया है और आगे भी जो रेट है गन्ना किसानों के लिए वो बढ़ाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि हर एक तरह की जो फैसिलिटी है वो किसानों को दी जा रही है। सरकार यहाँ के सरपंचों को भी नहीं समझा पा रही है। भाई इतने अच्छे वक्ता हैं आपके पास, आपको भी इतनी अच्छी वक्ता है वंदना जी, आपको तो सबसे पहले इनिशिएटिव लेना चाहिए कि सरपंचों तक को नहीं समझा पा रहे हैं तो इतने वृहद तौर पर प्रधानमंत्री जी ने हार मान ली कि चलिए ठीक है हम नहीं समझा पाए, वो एक अलग मसला है। अच्छे अच्छे वक्ता हैं आपके पास, मैंने आपका उदाहरण दिया, क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? देखिए समझाने की यहाँ पर ये बात है कि सरपंचों का जो मुद्दा है, हम अहीरवाल में हैं और अहीरवाल में मैं जब ये मुद्दा उठा क्योंकि ई टेंडरिंग को लेकर, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिली और मैंने पूछा कि इसमें मुश्किल क्या है। बोले कोई मुश्किल नहीं है। मैंने कहा ये 20 लाख की डिमांड जो है वो क्यों है, क्योंकि 5 लाख जो है वो हुड्डा सरकार के समय में था जब सरपंच खर्च कर सकते थे। जब चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी कृषि मंत्री बने तो उसको 20 लाख किया। जब ई टेंडरिंग की बात हुई कि हर एक जो टेंडर है वो ई टेंडरिंग के थ्रू छोड़ा जाएगा, तो उसके बाद कुछ एक ऐसे खर्चे होते हैं जो इमीडिएट होते हैं, उसके लिए सरपंचों के पास 2 लाख छोड़े गए, जिसको बाद में बढ़ाकर 5 लाख मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। लेकिन जब आप किसी चीज़ को नहीं समझना चाहते तो वहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो जाती है और आप देखेंगे कि पूरे अहिरवाल में एक भी ऐसा सरपंच नहीं है जो ये कह रहा हो कि ई टेंडरिंग ख़राब है। इनफैक्ट मैं तो पूरे हरियाणा की बात करूँगी। सरपंच एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद कहा कि हमें ई टेंडरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पास कैश इन जो हैंड रहता है जिसको हम खर्चा कर सकते हैं, हालांकि वो भी इस तरह से नहीं कर सकते, वो बढ़ा दिया जाए। पर आप ये देखिए मुख्यमंत्री भी अपने आप से कोई भी 1 रुपया नहीं खर्च कर सकते, मंत्री भी नहीं कर सकते, विधायक भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये तो किसी के पास भी अधिकार नहीं होना चाहिए। जनता का पैसा है, ई टेंडरिंग के माध्यम से होता है, पहले हाथ से टेंडर भरा करते थे, अब ई टेंडरिंग से जो है वो पूरा उसको भर सकते हैं। जी, अहिरवाल की आप बात करें थी, अहिरवाल में हम हैं, अहिरवाल का गढ़ है। अहिरवाल तो ये भी मांग कर रहा है कि अहिर रेजिमेंट के लिए कहा जाए, कोई प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए अहिर रेजिमेंट जो है मुझे लगता है, क्योंकि मैं अहिरवाल में रहती हूँ, कि कहीं ना कहीं मेरे मन में भी इच्छा है कि अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए। इसका जवाब राजनाथ सिंह जी ने लोकसभा में दिया था। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कोई भी रेजिमेंट जो है वो कास्ट के नाम पर नहीं बनी है। तो सर्टेनली जब कोई भी रेजिमेंट नहीं बनी है तो ये यहाँ की भी नहीं बन सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे दिल से ये इच्छा ख़त्म हो गई है कि मैं भाजपा की हूँ तो मैं बोलूँ कि मेरे मन में इच्छा नहीं है। मेरे मन में भी इच्छा है, ये अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए और हम तमाम कोशिशें जो हैं वो करते रहेंगे। वंदना जी, मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपने कहा आपकी सरकार ने बहुत विकास किया, ऐसा कोई काम है जो वंदना पोपली खुद चाहती हैं यहाँ की जनता के लिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, नहीं करवा पा रही हैं? अगर मैं बात करूँ सिर्फ कि मंत्री जी से कह रही हैं, विधायक जी से कह रही हैं, आला कमान से कह रही हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है ऐसा कोई काम? देखिए मैं बीइंग प्रवक्ता, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, जो भी उनके काम होते हैं, मैं इमीडिएटली उनको आगे पहुंचाने का काम करती हूँ। डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में, प्रशासन में भेजना है, मंत्री जी के पास भेजना है। लेकिन आप थोड़ा इस चीज़ को सुनकर हैरान होंगे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि मुझे रिवर्ट बैक नहीं मिला हो, मुझे बताया नहीं गया हो। हाँ, अगर वो काम पॉसिबल नहीं हो सकता या वो काम सही नहीं है तो उसको चेक करने पे पता चला तो वो ज़रूर मना हो जाता है। अदरवाइज़ ऐसा कोई काम नहीं जो किया नहीं गया हो। लेकिन साथ के साथ अगर मैं रेवाड़ी की जनता को देखकर मुझे लगता है कि जो एक काम और होना चाहिए कि हमारा विधायक होता तो अलग से मज़ा आ जाता, क्योंकि 5-5 करोड़ हमारी जो सरकार है वो मानती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उसमें सभी विधायकों को, चाहे वो पक्ष का है विपक्ष का है, 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि आप अपने काम बताइए और वो काम करवाए जाएंगे। सरप्राइजिंगली पूरे हरियाणा के जो विधायक हैं उन्होंने अपना काम दे दिया। सिर्फ 3 विधायक ऐसे थे जिन्होंने अपना 5 करोड़ के काम नहीं दिए, उसमें एक रेवाड़ी के विधायक भी थे। और मेरे पास इस समय फ़ोन में लिस्ट है, आप जानकर हैरान होंगे कि उन्होंने अभी तक पूरे 5 करोड़ के काम भी नहीं दिए गए।
वो पूरा समय अपने पिताजी के कंधों पे बैठकर राजनीति करते रहे, पूरा समय गुड़गांव में रहे। और अभी भी राहुल गांधी के लिए अगर उनको कोई एजिटेशन करना होता है तो फट से आ जाते हैं, पिता पुत्र दोनों। लेकिन जनता के लिए कोई बात हो तो वो कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं। क्या वंदना पोपली खुद को भावी विधायक के रूप में देख रही हैं? जनता चाहती है, समर्थक यकीनन चाहते होंगे। नहीं, मुझे लगता है कि ये बड़ा अलग बात हो जाएगी अगर इस तरह की बात कही जाएगी। तो मैं इतना मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होता है, वो कमल का फूल जिसको भी मिले। ये कभी मन में इस तरह की कोई भावना नहीं रही, मन में कहीं महत्वाकांक्षा नहीं रही। बस ये महत्वाकांक्षा ज़रूर है कि रेवाड़ी का विधायक अपना हो, कोई भी हो। चल, बहुत शुक्रिया वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता वंदना पोपली। कह रही हैं विकास के जितने काम इस सरकार ने कराए हैं पिछली किसी सरकार ने नहीं कराया है, और जो काम अभी अधूरे हैं उन्हें यकीनन चुनाव से पहले पूरे कर लिए जाएंगे। अब देखना ये है कि इन तमाम बातों पर जनता आने वाले चुनाव में कितना एतबार करती है और उस एतबार का सिला बीजेपी को क्या मिलता है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।